देखिए, टर्निंग पॉइंट एक टाइम पर हमें ऐसा लगा होने वाला है कि शायद ये सरकार ने, क्योंकि ये सरकार में है, कैबिनेट की बैठक बुला के फैसला कर दिया, बैंक में पैसा जा रहा होगा और महिलाओं से भी जैसे फॉर्म भरवाए गए, लगा महिलाओं को कि बस भर दिया फॉर्म, अगले महीने की 1 तारीख को 2100 रुपया खाते में आने वाला है। पर समय रहते प्रशासन ने बेनकाब कर दिया, अखबारों में विज्ञापन दिया कि ये बिल्कुल भी सरकारी योजना नहीं है, इसे कहीं पास नहीं किया गया, नोटिफिकेशन नहीं है कोई, इसके लिए कोई बजट पास करके कुछ नहीं है कि आपके पास 2100 आएगा। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को सरकार की योजना बता के फार्म भराकर उनकी आधार, उनका फोन नंबर, उनके वोटर आईडी कार्ड चेक करके उनसे सिर्फ उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इससे ज्यादा इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन अब महिलाओं को समझ आ चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है। दिल्ली में निसंदेह आप खुद की क्या योजना होगी? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में राज किया, देश में हमने किया। ऐसा नहीं हम नई पार्टी हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबको पता कांग्रेस थी, कांग्रेस ने किया है। लेकिन एक स्वाभाविक बदलाव एक आता है, प्रकृति का नियम है बदलाव, और लोगों ने उस बदलाव को किया जिसको हमने स्वीकार किया। लेकिन वो बदलाव जो है महंगा पड़ रहा है लोगों को, और अब वो कांग्रेस की तरफ वापस देख रहा है, उम्मीदों के साथ देख रहा है। परखी हुई कांग्रेस है, उनके बीच की कांग्रेस है, और कांग्रेस खत्म कभी नहीं हुई है। ठीक है, हमारे एक के बाद एक चुनाव के बाद बहुत संगठन में फेरबदल भी हुए, हमारे पूरी तरह से मेरे पर भी बड़ी जिम्मेदारी आई महिलाओं की। 28 राज्यों का मैं दौरा करके पूरे देश की महिला कांग्रेस को, महिला संगठन को जीवित करना और उसको ताकत देना, आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो एक बड़ा बदलाव आया है, और पार्टी का हमारा कार्यकर्ता काफी निराश था। बहुत लोग भाजपा कांग्रेस ने हर तरीके का दबाव, लालच सब किया, दोनों ने किया। वो दीक्षित साहब, सोनदीप दीक्षित बता रहे थे कि मैडम शीला जी जब थी, उन्होंने कहा था कि मैंने जो काम किया है वो दिल्ली के लिए 2024-25 तक के लिए ठीक है। तो एक विजन था उनका, तो 24-25 तो अब निकल गया। बिल्कुल, आगे का जो दिल्ली 10 साल का होगा, उसका विजन किसके पास है आप लोगों के पास? देखिए, विजन हमारे पास था और आज भी है। मैं फिर कह रही हूँ, आप भी आज कैमरा घुमाइए, दिल्ली का नीला आसमान नहीं दिख रहा है, गैस चैम्बर दिल्ली, वायु प्रदूषण से जहरीली दिल्ली है। हमने क्या किया था इससे निपटने के लिए? हरी भरी दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, सीएनजी में बसों को कन्वर्ट किया। ये विजन ही तो था कि हमें ये करना है, हमने किया। अब हरा देंगे आतिशी जी को? मैं फिर कह रही हूँ, मेरे लिए आतिशी मुद्दा नहीं है, मैं आतिशी को हराने नहीं जा रही हूँ। मैं दिल्ली की जो समस्याओं को इन्होंने परमानेंट कर दिया, उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन टेम्परेरी मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। हम आ रहे हैं, हम मजबूती से जनता के बीच में उतर चुके हैं। जनता हराएगी, जनता हराएगी। 5 साल के अगर मेरे काम देखने हो, चांदनी चौक के लाल किले से पैदल चलना शुरू करेंगे, शीशगंज गुरुद्वारे से फतेहपुर मस्जिद तक जाएंगे, सेंट स्टीफन चर्च तक, आपको मेरे काम दिखेंगे। और 5 साल आतिशी के कामों पर होगा। वो कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, आपके खेमे से कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं, राजद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं। वो तो है ही है, वो तो है, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। वो तो देखिए, केजरीवाल जी ने जो देश के लोगों को धोखा दे, सत्ता और कुर्सी के लिए, हाँ, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, परिवारवाद नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, सब धोखा दिया ना। जो देश के लोगों को धोखा दे सिर्फ वोट और सत्ता के लिए, वो देश के लिए गद्दार है या नहीं है? क्या है देश? क्या है देश? के लोग ही तो हैं। जो धर्म की लड़ाई में दिल्ली जल रही थी ना, हिंदू मुस्लिम के दंगों में, क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप क्यों दंगों की आग को आप नहीं बुझा पाए? आज मैं फिर कह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा आम आदमी पार्टी आपदा है, तो आप भी बी से विपदा है। वो आपदा है तो आप विपदा हैं। अगर वो आपदा थी तो आप देश के प्रधानमंत्री थे ना, और हैं। 7 सांसद आपके, 3 टर्म, एलजी आपके, केंद्र में सरकार आपकी, केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्रालय के अंदर। आप क्यों लोगों को, दिल्ली के लोगों को इस आपदा में देखकर मुखदर्शक बनकर तमाशबीन बने रहे? तो जितनी अपराधी दोषी आम आदमी पार्टी है दिल्ली और दिल्ली के लोगों की, उतनी ही बड़ी अपराधी और दोषी जो है वो भाजपा भी है। कल दिल्ली मेट्रो की रिठाला से कुंडली कॉरिडोर जो फेज 4 में आती है, उसका शिलान्यास किया जाएगा। दूसरा, जो मेजेंटा लाइन का जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क का एक्सटेंशन है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। कल से वो मेट्रो लाइन काम करना शुरू हो जाएगी। जैसा आप सब जानते हैं, दिल्ली मेट्रो एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का। 50% भागीदारी इसमें केंद्र सरकार की है, 50% भागीदारी इसमें दिल्ली सरकार की है। 2014-15 से, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से मेट्रो के काम ने बहुत गति पकड़ी है।
2014-15 में दिल्ली में कुल मेट्रो की लाइन 193 किलोमीटर्स होती थी। मात्र 10 साल में मेट्रो लाइन दुगनी हो गई और 2024-25 में 193 किलोमीटर से 393 किलोमीटर्स बन गई। यानी 10 साल में 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन का एक्सपेंशन हुआ। ना सिर्फ 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनी है, 250 किलोमीटर मेट्रो की लाइन करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पिछले 10 साल में दिल्ली मेट्रो ने एक मैसिव एक्सपेंशन देखा है, जो उससे पहले 18-19 साल में इतना एक्सपेंशन मेट्रो का कभी नहीं हुआ। इसका असर हम मेट्रो की राइडरशिप में देख सकते हैं, जहां 2014-15 में डेली तकरीबन 24 लाख पैसेंजर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया करते थे। अब हर रोज 60 लाख से ज्यादा पैसेंजर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। 2015 से लेकर 2025 तक दिल्ली सरकार ने 7,278 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिल्ली मेट्रो में किया है, उसके एक्सपेंशन में, नई लाइंस बनाने में, नए कोचेस लाने में। और इस दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन में अगर आप देखिए पिछले 10 साल में दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल में रेड लाइन का एक्सपेंशन हुआ, मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव से समयपुर बादली तक येलो लाइन का एक्सपेंशन हुआ, ब्लू लाइन नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का एक्सटेंशन हुआ जो 2019 में आई, ग्रीन लाइन की शुरुआत हुई सिटी पार्क बहादुरगढ़ से मुंडका तक 2018 में, वायलेट लाइन की शुरुआत हुई जो कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह स्टेशन तक जाती है, जिसमें सबसे पहला कॉरिडोर बना 2015 में मंडी हाउस से आईटीओ, उसके बाद बना बदरपुर से एस्कॉर्ट्स, आईटीओ से कश्मीरी गेट, एस्कॉर्ट से राजा नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ के हिस्से में है। पिछले 10 साल में पिंक लाइन बनी जिसने मजलिस पार्क से साउथ कैंपस से लाजपत नगर, त्रिलोकपुरी से लेकर शिव विहार, लाजपत नगर से मयूर विहार पॉकेट 1, साउथ दिल्ली को ईस्ट दिल्ली से कनेक्ट किया। पिछले 10 साल में मैजेंटा लाइन भी बनी जिसमें बोटानिकल गार्डन से कालका जी मंदिर और कालका जी मंदिर से जनकपुरी वेस्ट का कनेक्शन हुआ। ग्रे लाइन बनी जहां द्वारका से नजफगढ़ और फिर नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड का एक्सपेंशन हुआ। अभी रिसेंटली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के एक्सपेंशन में द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ है। तो दिल्ली मेट्रो का जितना एक्सपेंशन, दिल्ली मेट्रो की जितनी बढ़ोतरी पिछले 10 साल में हुई जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इतनी मेट्रो की एक्सपेंशन इससे पहले कभी नहीं हुई। नहीं, गिरिराज सिंह तो पहले ये जवाब दे कि हम लोग, वो तो पंचायत दफ्तर के मंत्री, और वो कब 100 दिन का जो काम है गरीबों का काम है, वो भी तो एक एम्प्लॉयमेंट वाली बात है। तो बेकारी की समस्या को बढ़ने देने के लिए आप 100 दिन का काम का पैसा रोक के रखें, पहले इसका जवाब दें। और इस तरीके के भयानक वक्तव्य अगर यूनियन मिनिस्टर्स रखने लगे तो ये तो पहले तो गैर कानूनी है इस तरीके की बातें, और ये संविधान के विरुद्ध है। आप और सरासर एक इल्जाम है एक स्टेट के ऊपर, गलत बात है। तो इसकी जिम्मेदारी इन झूठी बातों का और इस तरीके के वक्तव्य जिससे लोगों को उस्काया जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर केंद्रीय मंत्री इस तरीके के जबान व्यवहार करें या इस तरीके के भाषा व्यवहार करें, उनको तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कहीं उड़ के या जुड़ के नहीं बैठी। यहाँ के लोग ही निर्वाचित किए हैं ममता बनर्जी को, 3-3 बार निर्वाचित किए हैं। तो आप तो लोगों की राय के विरुद्ध बोल रहे हैं, आप लोगों की राय को सम्मान नहीं दिखा रहे, और आप इस तरीके से एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध नहीं बोल सकते। और हमारे राज्य के बारे में ये सब नहीं चलता, यहाँ नहीं होता। इस तरीके के स्टेटमेंट्स कह के बुलडोज करने से कोई फायदा नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ममता बनर्जी जेल में जाएंगे, क्या? अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि केंद्र में शासक दल है
और जब है तो हजारों समस्या हैं भारतवर्ष में। जैसे हमने कहा, पेट्रोल डीजल गैस के दाम अभी भी कम नहीं हुए। चारों ओर बाजार में इतनी महंगाई है, महंगाई की समस्या को लेकर कोई चर्चा नहीं है। और इतनी हमने जैसे कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेकारी है, लोगों को जॉब्स मिलेगा कि नहीं, युवा संप्रदाय क्या करेंगे, पूरा बहका दिया है। पूरे नजर को घुमा के आप जरूरी मुद्दों को लेके चर्चा नहीं करते हैं और उन सवालों का जवाब नहीं है, तो आप कभी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और विभिन्न देशों की परिस्थिति को लेके आप लोगों को व्यस्त रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो निजी समस्याएं हैं, समस्या के समाधान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो इन बातों से आप असली समस्या से नजर घुमाने की जो कोशिश है, ये नाकामयाब होगी और ये होनी भी नहीं चाहिए। ये अन्याय है, ये गलत हो रहा है। तो जामनगर न सिर्फ ऑयल रिफाइनरी है दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, गीगा फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी, तीसरी सोलर एनर्जी सबसे बड़ी, चौथी दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल फैक्ट्री भी जामनगर में रहेगी, और पांचवा जो अपने रिलायंस फाउंडेशन का नेचर और कंजर्वेशन का वंतारा है, ये सब जामनगर में रहेगा। और ये एक प्लेटफॉर्म सेट करता है जो अगले बहुत बहुत डिकेड्स के लिए आप सब के लिए, आपके बच्चों के लिए एक ग्रोथ का प्लेटफॉर्म होगा। के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पिछले 10 वर्षों में कृषि लोन की राशि 3.5 गुना हो गई है। अब पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। देश में मौजूद 9,000 से ज्यादा एफपीओ, किसान उत्पाद संघ, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जा रही है। हमने पिछले 10 सालों में कई फसलों पर निरंतर एमएसपी भी बढ़ाई है। साथियों, हमने स्वामित्व योजना जैसे अभियान भी शुरू किए हैं, जिनके जरिए गांव के लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई को भी बढ़ावा देने वाली कई नीतियां लागू की गई हैं। उन्हें क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का लाभ दिया गया है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण एमएसएमई को भी मिला है। आज गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से ज्यादा मदद मिल रही है। साथियों, गांवों की तस्वीर बदलने में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भारत सहकार से समृद्धि का रास्ता तय करने में जुटा है। इसी उद्देश्य से 2021 में अलग से नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। देश के करीब 70,000 पैक्स को
कंप्यूटराइज भी किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को, गांव के लोगों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले। हम लोगों ने तो एक मॉक ड्रिल देखा कि अगर मान लिया कि नाव पलटती है तो हमारा रिस्पांस टाइम क्या रहेगा। तो वो तो रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था और उसके बाद से हमने देखा कि हमारे एटीएस के जो कमांडो हैं, महिला कमांडो हैं, उनका भी एक्सरसाइज चल रहा है। और यहाँ पे घाटों पे मुख्य स्नान के दिन क्या व्यवस्था रहेगी, आपने देखा होगा कि ड्रेजिंग भी चल रहा है अभी और घाट और लंबे हो जाएंगे। तो इस बार व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही हैं कि घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है और इतने संख्या में हम लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे कि जो लोग भी जिस क्षेत्र से विशेष से या जिस रोड से या रूट से आएंगे, हम उसी रास्ते पे उनको स्नान करा के और फिर उसी में सकुशल वापस कर देंगे। सर, विदेशी बहुत आ रहे हैं और 40 करोड़ लोगों के मन में ये है कि हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। ये पूरी सुरक्षा है। आप देखिए, चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। अच्छा, समय समय पर लोग इनपुट थ्रेट बहुत दे रहे हैं देश विदेश। जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील नहीं? आप सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में आए और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और इस बार कुंभ के साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या जी के दर्शन भी करने जाएंगे। प्रयागराज में खुद ही 2-3 नए कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जैसे हनुमान सेतु है और किले के अंदर भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष का जो पुराना अपना एक महत्ता है अक्षय वट का, उस पे भी लोग जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी कॉरिडोर है, विंध्याचल कॉरिडोर है, हमारा चित्रकूट कॉरिडोर है। तो आपने खुद देखा होगा कि सारे रास्ते, सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो। हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। मैं अभी मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे तो साहसिकता से मैं बात कर रहा था कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता के साथ विश्वास के साथ कहा। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते, अब क्या किया? क्योंकि तो एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के, जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलों नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं बढ़ा, 2 बंगलों से पेट नहीं बढ़ा, 3 बंगलों से पेट नहीं बढ़ा, 4 बंगलों से पेट नहीं बढ़ा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ तो मोटराइज पर्दे लगाए? किनके पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा ना होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से
16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए। किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से? सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए। दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का बॉटल सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है। और वो जब मुख्यमंत्री से जब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था, हर वोट से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रहता है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं। आपको पहले भी कई दफे मैं कह चुका हूं, एग्जाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्जाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। 3.5 लाख बच्चों को तो अवसर मिला नहीं। और उससे बढ़कर जो बात है कि आप चाहे पहले एग्ज़ाम लें या अभी लें, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्ज़ाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर जिले में, गांव-गांव में ये खबर फैली हुई है। हर जगह लोग घूम रहे हैं। एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। तो आपने परीक्षा चाहे पहले दिया या अभी दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो ये 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक नौकरी के लिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिरकार जब आप लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, कई और नेता भी इसको लेकर प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और क्लियर कर दिया गया है कि ना ये एग्जाम होगा, और जो लोग धरना पे बैठे हैं उनका भी कुछ नहीं होगा। अरे तो आप काहे घबरा रहे हैं? जो सत्ता में बैठा हुआ है वो अपना उसका तरीका है, जनता का अपना तरीका है। लोकतंत्र है ना, जनता मालिक है। जो कुर्सी पर बैठता है वो अपना अहंकार दिखा सकता है, वो लाठी चलवा सकता है। यहाँ पर कोविड जब हुआ था तो 1-1.5 साल तक यहाँ की सरकार ने 1-1.5 महीने तक नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लोग पैदल आए, बड़े कष्ट में रहे, सरकारी तंत्र से कोई उनको मदद नहीं मिली। तो ऐसा ही लगा कि सरकार का जो मन होगा वही करेगी। लेकिन जनता का अवसर आया ना, 2020 में जब चुनाव हुए तो जनता ने दिखाया नीतीश कुमार को। उनको 42 सीट क्यों मिला? तो मैं कई दिनों से, पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं कि पुलिस जब लाठी चलाती है, पुलिस की लाठी का चोट 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा। लेकिन जब जनता मारती है, वोट की जो चोट है, उसका दर्द 5 साल तक रहता है कम से कम। एक बार नीतीश कुमार ने जो असंवेदनशीलता दिखाई कोविड के दौरान और उनको 42 सीट मिल गया, उसके बाद से 4 साल, पिछले 3-4 साल से तो राजनीतिक रूप से करा रहे हैं ना। तो अगर आज आप सत्ता में बैठे हैं, बच्चों को मार दीजिएगा या दूसरा कोई भी जो आ रहा है प्रदर्शन करने उसको आप मार रहे हैं, तो लोग भूलते नहीं हैं, लोग वापस जाएंगे। वोट तो उन्हीं को देना है। ये पूरे मामले का अपडेट ये है कि आज सुबह लहरिया थाने की पुलिस समस्तीपुर फैमिली कोर्ट के एक वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए सैदनगर हंडा में आई थी, और यहाँ उसकी गिरफ्तारी के क्रम में जो उनके परिवार के लोग थे और अन्य आसपास के लोगों से कुछ पुलिस की झड़प होती है, जिसमें हमारे
पुलिस के 2 सिपाही उन लोगों को चोटें आती हैं। सेकेंड राउंड में फिर पुलिस उन लोगों को जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उन्हें पकड़ने के लिए दोबारा जब पुलिस की टीम आती है तो पुनः यहाँ जो इस शहरनगर के लोग हैं उन लोगों को आंदोलित पाया जाता है और आंदोलित होकर उन्होंने पुलिस की टीम पर पथराव इत्यादि किया है, जिसमें विशेषकर बच्चे जो थे 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चों को सामने रखा गया है और रोड को कुछ देर के लिए रोड को ब्लॉक किया गया था, जिसे क्लियर करा लिया गया। स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में है। कैसे सर पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा? फायरिंग करने में कितने राउंड फायरिंग हुई है? नहीं, फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं है, फायरिंग नहीं हुई है। हथियार लहराया गया था और क्योंकि बच्चे आ गए थे इसलिए पुलिस की ओर से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वार्निंग देते हुए चेंज करके उन्हें हटाते हुए स्थिति को कंट्रोल में लिया गया है। वीडियो को देखा जा रहा है और इसके पीछे जो लोग थे जिन्होंने पूरी भीड़ को आंदोलित किया था उनके बारे में पता चला। कितने लोग अब तक जो है डिटेन किए गए हैं टोटल? अभी तक 4 लोग डिटेन हैं, जिनमें से एक वो है जिसका वारंट। स्थिति बिल्कुल सामान्य है, अभी रोड चालू हो गया है, जो भीड़ की उन्हें खदेड़ दिया गया है। FIR दर्ज कराकर जो वीडियो आए हैं उन्हें सत्यापित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के हथियार भी छीनने की बात आ रही है सामने, नहीं, ऐसी कोई प्रयास किया गया? ऐसी कोई बात नहीं। सर कितने पुलिसकर्मी घायल? हमारे 3 पुलिसकर्मियों को चोटें हैं। कितने आम लोग घायल? आम लोगों में से घायल हमने अभी किसी को नहीं, जैसा बताया मैंने, बच्चे आगे थे इसलिए पुलिस की ओर से अधिक बल प्रयोग नहीं किया गया। क्या स्थिति है सर, जो घायल पुलिस वाले उनकी क्या स्थिति है, कहाँ चोटें हैं? DMCH में है और बिल्कुल स्थिति ठीक है उनकी।